नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। जब दुश्मन दरवाजा खटखटाए तो क्या भारत को वो दरवाजा खोलेगा या तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत में है तो क्या काबुल अब इस्लामाबाद की बजाय दिल्ली से बात करेगा? भारत की वो नीति जो कहती थी नो एंगेजमेंट विद तालिबान क्या अब बदलने वाली है? सवाल है, क्या ये भारत के लिए रणनीतिक मौका है या एक भयानक धोखा? और अगर दरवाजा खुला तो क्या चीन पाकिस्तान को भारत की वापसी की आहट सुनाई देगी? देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा किया तब भारत ने साफ कर दिया था कि नई व्यवस्था को मान्यता नहीं दी जाएगी। काबुल में भारतीय दूतावास खाली कर दिया गया। नीति थी साफ, तालिबान से कोई औपचारिक संवाद नहीं। लेकिन आज तस्वीर बदलती नजर आ रही है। तालिबान सरकार की कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी संयुक्त राष्ट्र की ट्रैवल बैन छूट के तहत 6 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात तय है। साथ ही देवबंद मदरसे और ताजमहल का दौरा भी इस कार्यक्रम में शामिल है। भारत अब इस मोड़ पर खड़ा है जहां कूटनीति में स्थिरता से ज्यादा अहम हो गया है लचीला दृष्टिकोण। सवाल है, क्या ये बदलाव अफसर की समझदारी है या कूटनीतिक दबाव? भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता सदियों पुराना है। 2001 से 2021 तक भारत ने अफगानिस्तान में करीब $3 अरब की सहायता दी। सड़कें, स्कूल, बांध, संसद भवन, अस्पताल, हर क्षेत्र में। तालिबान के सत्ता में आने के बाद ये निवेश अधर में लटक गया। भारत ने केवल मानवीय सहायता पर फोकस रखा, गेहूं, दवाइयां, वैक्सीन। लेकिन सुरक्षा चिंताओं के कारण तालिबान से औपचारिक संवाद नहीं हुआ। अब मुत्ताकी की यात्रा भारत को दोबारा वह भूमिका निभाने का अवसर दे रही है जो वह अफगान जनता के लिए सबसे भरोसेमंद साझेदार के रूप में निभाता आया है। आमिर खान मुत्ताकी की यात्रा केवल प्रतीकात्मक नहीं है, ये कूटनीतिक बर्फ के पिघलने का पहला संकेत हो सकती है। मुत्ताकी की भारत यात्रा उस समय हो रही है जब पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत खनिज परियोजनाओं पर फोकस कर रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान से रिश्ते बनाए रखे, लेकिन अब तनाव की रेखाएं साफ दिखती हैं, खासकर टीटीपी और सीमावर्ती इलाकों को लेकर। ऐसे में भारत का अफगानिस्तान में फिर से प्रवेश चीन पाक गठजोड़ को चुनौती दे सकता है। तालिबान सरकार को आज तक किसी देश ने औपचारिक मान्यता नहीं दी, भारत भी उनमें शामिल है और कारण भी साफ है, महिलाओं पर प्रतिबंध, मानवाधिकारों का उल्लंघन और अफगान धरती से आतंकी गतिविधियों का संचालन भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का अफगानिस्तान से भारत की ओर लौटना, ऐसे में तालिबान से बातचीत एक जोखिम भी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत ने संवाद का रास्ता पूरी तरह बंद रखा तो वह अफगान भूभाग को पूरी तरह चीन पाक गठबंधन के हवाले भी नहीं कर सकता। इस स्थिति में भारत के पास 3 ऑप्शन है। पहला, पूर्ण बहिष्कार, तालिबान से कोई बात नहीं, जोखिम है कि भारत क्षेत्रीय समीकरणों से बाहर हो जाएगा। दूसरा, बिना शर्त संवाद, जो भारत की सुरक्षा नीति के लिए आत्मघाती हो सकता है। तीसरा और संभवतः विवेकपूर्ण रास्ता, सीमित शर्तों के साथ संवाद, जहां भारत ये स्पष्ट कर दे कि अफगानिस्तान की जमीन का भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं होगा, महिलाओं के अधिकारों पर समझौता नहीं होगा और संपर्क केवल जरूरत आधारित होगा। यही शायद भारत की मौजूदा नीति का संकेत है। प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी, जो जमीन से जुड़ी है और बिना औपचारिक मान्यता के भी संवाद की खिड़की खुली रखती है। भारत की सक्रियता से चीन और पाकिस्तान दोनों असहज हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि अफगान तालिबान अब दिल्ली से बात करना चाहता है और इस्लामाबाद की शर्तों से बाहर निकल रहा है। चीन के लिए खतरा है कि भारत अफगान भूभाग में फिर से पैर जमाकर मध्य एशिया में उसकी एक तरफा पकड़ को चुनौती देगा। तालिबान के साथ भारत का कोई भी रिश्ता नहीं रहा है, न ही भरोसे की कोई ठोस बुनियाद। लेकिन भौगोलिक वास्तविकता ये कहती है कि भारत अफगानिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मुत्ताकी की यात्रा से संकेत साफ है कि अफगानिस्तान भारत से संवाद चाहता है। भारत अब 2 चीजों को साधने की कोशिश ऐसे में करता नजर आएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव। अगर संवाद के दरवाजे सशर्त खुले तो ये रणनीतिक वापसी हो सकती है, लेकिन शर्तें नजरअंदाज हुई तो राजनीतिक जोखिम भी बड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RN टीवी।
तो वहीं मुंबई में एक बड़ी और ऐतिहासिक मुलाकात में देखने को मिली है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने सीईओ फोरम से हिस्सा लिया, जहां भारत और ब्रिटेन के शीर्ष उद्योगपतियों ने एक मंच पर आकर व्यापार, निवेश और सहयोग के नए रास्तों पर चर्चा की। ये बैठक दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो वहीं मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों में इस साल उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जुलाई में ब्रिटेन की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ऐतिहासिक व्यापार, आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते से आयात लागत कम होगी, युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर बनेंगे और व्यापार में बढ़ोतरी होगी। साथ ही ये सब आपको बताते चलिए, ये साझेदारी दोनों देशों के उद्योगों को, उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाएगी। कीर स्टारमर के साथ मोदी की भारत यात्रा, जो अब तक सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल लेकर आई है, इस सहयोग की को नई ऊर्जा दे रही है। समझौते से दोनों देशों के इंपोर्ट कॉस्ट में कमी आएगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे, व्यापार बढ़ेगा और इसका लाभ हमारे उद्योग तथा उपभोक्ता दोनों को ही मिलेगा। एग्रीमेंट के कुछ ही महीनों में आपका यह भारत दौरा और आपके साथ आया अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भारत यूके साझेदारी में आई नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टि का प्रतीक है। फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर स्टारमर के नेतृत्व में भारत और यूके के रिश्तों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस साल जुलाई में मेरी यूके यात्रा के दौरान हमने ऐतिहासिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीटा पर सहमति बनाई। कल भारत यूके के बीच बिजनेस लीडर की सबसे बड़ी समिट हुई। आज हम इंडिया यूके सीईओ फोरम और ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल को भी संबोधित करेंगे। इन सभी से भारत यूके सहयोग को और मजबूत बनाने के अनेक सुझाव और नई संभावनाएं सामने आएगी। तो वहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में घाटी के सुरक्षा हालात, आतंकवाद से निपटने की रणनीति और आगामी चुनौतियों पर गहन समीक्षा की गई। सरकार का साफ संदेश है कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि और किसी भी हालात में ढिलाई नहीं बरती जाएगी। तो वहीं दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया, जिसे GNCTD यानी दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। इस खास मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री मनिंदर सिंह सिरसा भी मेले में शामिल हुए। मेले का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और स्थानीय कारीगरों के हुनर को मंच देना था। दोनों नेताओं ने स्वदेशी अपनाने का संदेश देते हुए जनता से अपील की, त्योहारों के इस मौसम में देश को मजबूत बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता दें।
इस मौके पर दिल्ली सरकार ने मंत्री मनिंदर सिंह सिरसा ने स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल को लेकर लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि अगर भारत 100% स्वदेशी अपनाता है तो दुनिया हमारी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सकती। साथ ही दीपावली के मौके पर उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि प्रभु राम की प्रसन्नता और भारत माता की सेवा के लिए विदेशी नहीं बल्कि स्वदेशी सम्मान खरीदे। वहीं उन्होंने इस भारत माता की सबसे बड़ी सेवा बताया। आज देखिए, आज का ये स्वदेशी मेला बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों है? आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि अगर हम 100% स्वदेशी अडॉप्ट करें तो चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई भी हो, वो हमारी तरफ देख नहीं सकता। आज दुनिया भर के अंदर हमारे हुनर की बात होती है, चाहे हमारी हुनर अमेरिका के अंदर चाहे डॉक्टर हो, चाहे सिविल इंजीनियर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, चाहे IT है, दुनिया भर के अंदर आज भारतीय हैं। भारतीयों का हुनर की अहमियत पूरी दुनिया तो समझ रही है, अब भारत को भी समझनी होगी। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आज इस मार्केट में आप देखेंगे। और मेरा मानना है दीपावली का पवित्र त्योहार है। अगर आप प्रभु राम जी को खुश करना चाहते हैं तो प्रभु राम जी के इस मुल्क के उत्पादकों को ही खरीदें। दीपावली में अगर आप खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु राम जी की, तो उन खुशियों के लिए इस भारत की संस्कृति से जुड़े हुए उत्पाद ही खरीदें। स्वदेशी खरीदेंगे तो मेरा यकीन है दीपावली और सुंदर होगी और आपकी मनोकामनाएं पूरा करने वाली दीपावली होगी। और दीपावली का पर्व बड़ा खूबसूरत होता है। इस पर्व के अंदर भारत माता की सेवा, सबसे बड़ी सेवा यही होगी कि आप स्वदेशी सामान खरीदें, भारतीय उत्पादक खरीदें और इससे भारत माँ की जहाँ सेवा होगी, जहाँ भारत माँ की जय जयकार आप करेंगे, वहीं प्रभु राम जी की खुशियां भी पाएंगे। हरियाणा के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या कर ली। जहां इस दर्दनाक घटना के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके घर पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य प्रधान सचिव RK खुल्लर, मुख्य सचिव और गृह सचिव भी मौजूद रहे। वहीं वाई पूरन कुमार की पत्नी और IAS अमनीत की आपको बता दें P कुमार ने मुख्यमंत्री को एक पत्र सौंपा है, जिसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपको बताते चले कड़ी कार्यवाही, निलंबन और गिरफ्तारी की मांग की गई है। प्रशासन इस मामले को गंभीरता से जांच कर रहा है। तो वहीं विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल के बीच पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव ने जनता से वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार में नौकरी का नवजागरण होगा। तेजस्वी ने कहा कि बीते 20 वर्षों में NDA ने सिर्फ बेरोजगारी और असुरक्षा का डर दिया है, लेकिन अब राजद की सरकार हर घर में रोजगार देकर आएगी। उनका दावा है कि सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर एक नया अधिनियम लाकर 20 महीनों में हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य में उद्योग, एजुकेशन सिटी, IT पार्क और कृषि डेयरी आधारित इकाइयों को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए रास्ते पर ले जाया जाएगा। हुआ अब बिहार बदनाम नहीं होगा, बल्कि देश दुनिया में बदलाव का वाहक बनेगा। सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। और जो मेरी पहली जो घोषणा है चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद, बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा
जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। 20 साल में एनडीए ने हर घर में असुरक्षा और बेरोजगारी का खौफ दिया। अब हम हर घर को जॉब देंगे। हमारी सरकार बनने पर जीत का जश्न, हर घर को सरकारी नौकरी और बिहार में उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगाकर, एजुकेशनल सिटी स्थापित कर, आईटी पार्क और SEZ लगाकर कृषि और डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में किया जाएगा। सरकार बनने पर बिहार की बेहतरी और विकास के जश्न के रूप में हर घर को सरकारी जॉब दी जाएगी। जॉब यानी जश्न बिहार, जश्न ऑफ बिहार। चुनाव आयोग ने जहां एक और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को 2 चरणों में कराने की घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया को लेकर बैठक कर रहे हैं। किस पार्टी को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है, ये आने वाले समय में आधिकारिक पुष्टि के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बिहार तैयार चुनने को सरकार, किसकी होगी जीत, किसको मिलेगी हार। बिहार में ऐलाने जंग, सीट पर दंगल। बीजेपी से ज्यादा सीट, जेडीयू का फॉर्मूला होगा फिट। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मतदान की तारीखें घोषित हो चुकी हैं, लेकिन एनडीए में अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर गुत्थी उलझी हुई है। सीटों को लेकर हमारा एक ही नारा है, 25 में से 30 नरेंद्र और नीतीश। वहीं बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। स्थिति जल्द स्पष्ट होने वाली है। अभी घोषणा हुआ एनडीए का नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार हैं और सब कुछ ठीक ठाक है। जल्द सीटों का भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल कहा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, महागठबंधन के नहीं है। ये मंथन लालू जी फ्रस्ट्रेशन में है। महागठबंधन अभी नेतृत्व भी नहीं तय हुआ है। एनडीए का नेतृत्व तय है, नियत तय है, नीति तय है, घोषणा सारी चीजों का। भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकें होते रहती है। आप किसी भी दिन प्रदेश कार्यालय आइएगा तो कोई ना कोई बैठक निश्चित तौर पे मिलेगी। आज जाहिर बात है कि चुनाव समिति की बैठक है, तो उसके लिए मैं आया हूँ। जो निर्णय होंगे, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड पास कर देगा तो आप सब उस निर्णय से भी अवगत हो। यह हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। यह चीजें पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। विभिन्न 5 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में मिलकर के यह तय करेंगे। सहयोगी दलों को कैसे समझाएगा? जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनको सभी हर विधानसभा में 5 दल के सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर के बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही समन्वय ढंग से विधानसभा सम्मेलन किया है। हम सबों ने जिला सम्मेलन किया है और 14 नवंबर के बाद 3/4 बहुमत के साथ 5 दल मिलकर के
बिहार में सरकार बनाएंगे। हमारा एक ही नारा है, 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश। लेकिन सूत्रों की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर बातें तो जोर शोर से चल रही हैं। 243 सीटों में से 203 सीटें बीजेपी और जेडीयू आपस में बांटने की फिलहाल बात कर रहे हैं, जबकि बाकी 40 सीटें सहयोगी दलों के बीच जा सकती हैं। ये फॉर्मूला फिलहाल एनडीए के भीतर अंतिम चरण में माना जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या चिराग पासवान इस प्रस्ताव से संतुष्ट होंगे या नई सियासी चाल चलेंगे। असली पेंच चिराग पासवान पर भी अटका है। माना जा रहा है उन्होंने 25 में से 30 सीटों की मांग रखी थी और कई खास विधानसभा क्षेत्रों को लेकर सख्त रुख भी अपनाया था। एनडीए का मानना है कि ये फॉर्मूला सभी दलों को संतुलित प्रतिनिधित्व देता है, लेकिन चिराग की स्वीकृति अभी बाकी है। इसी बीच चिराग पासवान के ट्वीट ने सभी की धड़कनें बढ़ा दी। चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास को याद करते हुए ट्वीट किया, पापा हमेशा कहा करते थे, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था 2020 में। उस परिस्थिति का भी मैंने मजबूती से सामना किया, अकेले चुनाव लड़ा। जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए उन्हें सर आंखों पर रखता हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं आगे बढ़ाता रहा। आज पुनः मेरे नेता की ये पुण्यतिथि हर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प दिवस के तौर पर है। उनकी ये कुछ पंक्तियां हैं जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है। जब जब कठिन दौर से मैं गुजरा हूँ तब तक उनकी यही पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। तो फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें सामने हैं, लेकिन अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। बैठकों के ताबड़तोड़ दौर के बावजूद सीट शेयरिंग की गुत्थी उलझी हुई है। एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की सीटों की संख्या और शर्तें मामले को अटका रही हैं। फिलहाल राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज है कि अगर चिराग इस फॉर्मूले को मान लेते हैं तो एनडीए के भीतर का विवाद शांत हो जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने असहमति जताई तो ये सीट शेयरिंग नई तकरार को जन्म दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। पाकिस्तान और भारत के बीच फिर से तनाव बढ़ता दिख रहा है। कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के उप प्रमुख सैफुल्लाह कासुरी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी है। वीडियो में पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तारीफ करते हुए कासुरी ने भारत पर हमले की खुली धमकी दे दी। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी संगठन एक ही सिक्के के दो पहलू बनकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं और भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस चुनौती का कैसे सामना कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। फिर से तनाव
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 से अधिक आतंकी मारे गए थे। इसके बाद पाकिस्तान में आतंकियों में भय का माहौल बना है। भारत ने अपने सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। हवाई और सीमावर्ती निगरानी बढ़ाई गई है और इंटर सर्विस कमांडो के बीच सतत समन्वय जारी है। लश्कर-ए-तैयबा दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन माना जाता है। सैफुल्लाह कासूरी इस संगठन का उप प्रमुख है। और फिलहाल खबरों और रिपोर्ट्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।